इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 आज हमें लेना है किरचॉफ्स लॉ के कुछ और न्यूमेरिकल्स। तो मैं ये सर्किट डायग्राम मैंने बनाया हुआ था और ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 3.7। सो इस एग्जाम्पल में ऑलरेडी जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो आपको दी हुई हैं, जो जो सर्किट में गिवन था। हालांकि जो एनसीईआरटी में बना हुआ है उन्होंने करंट की डायरेक्शन भी दे रखी है, बट हम वो नहीं मानते हैं और हम अपनी मर्ज़ी से कुछ करंट की डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या उससे भी करंट या सर्किट का आंसर्स जो हैं वो हमारे सेम आते हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखिए डोमिनेटिंग बैटरी कौन सी है। तरीका यही रखिए, सबसे पहले चूज़ कर लीजिए डोमिनेटिंग बैटरी कहाँ आ रही है। तो डोमिनेटिंग बैटरी हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ये डोमिनेटिंग बैटरी है और ये है 5 वोल्ट। तो यहाँ से हम करंट की डायरेक्शन लिखते हैं। पहली डायरेक्शन ये हो गई। अब मान लीजिए इस डायरेक्शन में मैंने कह दिया I1। अब ये जो डायरेक्शन थी वो कुछ पार्ट करंट का इस आर्म में चला गया होगा। कितना गया I(2), क्योंकि ये क्या है, ये जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन से कुछ करंट आया है तो उसे कहीं जाना भी होगा, तो लेट अस से वो I2 इधर चला गया। जो रिमेनिंग करंट था वो इस आर्म में चला गया। वो कितना हो गया, I1 माइनस I(2), जो कि इस आर्म में गया होगा। भाई I1 आ रहा था, उसमें से I2 चला गया, तो रिमेनिंग वाला करंट जो है वो इस आर्म में चला गया आपके पास। अब फिर से दूसरा जंक्शन बना इस पॉइंट पे। तो जंक्शन अब जब हमारा यहाँ बन रहा है तो हम देखते हैं कि यहाँ से बैटरी है तो कुछ ना कुछ करंट इधर से भी आया होगा, उसको भी कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस कॉल I3 करंट है वो। तो जो इस आर्म में करंट पहुँचा वो कुछ तो ये और कुछ ये, तो सम टोटल मिला के करंट कितना हुआ, I1 माइनस I2 प्लस I3, क्योंकि I3 ऐड हो गया है करंट उसमें। सिमिलरली नीचे वाली आर्म में देखते हैं। नीचे वाली आर्म में I2 यहाँ से आ रहा था और ऊपर से करंट आपके पास यहाँ आ रहा है I माइनस I3। तो यहाँ जो करंट बचा वो कितना बचा, I3 माइनस I(2). कहने का मतलब ये दूसरा जंक्शन है, ये दूसरा जंक्शन है, तो ऊपर से जो करंट आ रहा है वो ये 3 है और कुछ उसमें से चला गया इधर I1। तो ये I1 आर्म का करंट इधर चला गया, तो रिमेनिंग करंट यहाँ जो बचा I3 माइनस I(2) बच गया। I1 तो चला गया, तो जो बचा है वो ये बचा है। ये करंट यहाँ पहुँचेगा नेक्स्ट जंक्शन पे, इधर से करंट आ रहा है I2, तो इस आर्म में करंट होना चाहिए व्हाट, I2 यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में, कैंसिल हो गए, बचा क्या, सिर्फ I3। यानी कि आप देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक कोई जंक्शन नहीं बन रहा है, तो जो वायर है एक ब्रांच की तरह बात काम कर रही है, तो उस पूरी ब्रांच में एक ही करंट है और वो कितना है, I3। अब सेकेंड काम हमारा बचेगा कि हमें लूप्स की डायरेक्शन अज्यूम करनी है। तो हम सब पहले भी बोल रहे थे कि जो डोमिनेटिंग वैल्यू है वो लेके चलिए और उसी की डायरेक्शन ले लो। तो मैंने 10 वोल्ट के लिए डायरेक्शन करंट के ले लेते हैं, हम ये ले लिया मैंने इस डायरेक्शन ऑफ करंट। इस सर्किट के लिए, इस वाले लूप के लिए हम ये ले लेते हैं। पर्पस क्या है, सिर्फ हमारा पर्पस ये कि जो डायरेक्शन जिस तरफ नेचुरल है उसी की डायरेक्शन में आप लूप लेंगे तो आपके माइनस साइन कम कंसीडर होंगे, कम डेवलप होंगे इक्वेशंस में। तो ये पॉजिटिव बैटरी था, फिर से मैं डायरेक्शन ऑफ करंट इसी डायरेक्शन में ले रही हूँ। तो अब आपको डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। अब हम इसे अप्लाई करते हैं इन मेकिंग द इक्वेशन। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं। पहला कौन सा लूप ले लेते हैं, हम लूप लेते हैं आपके पास, ओके, दिस वन लूप वी कैन टेक। पहले हम इधर वाले लूप से शुरू करते हैं। लूप 1 के लिए इक्वेशन बनाएंगे, तो लूप 1 के लिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन सी इक्वेशंस लगेंगी, पहले तो इसमें 10 वोल्ट बैटरी है, तो 10 वोल्ट तो एज इट इज़ आ गया। EMF जिसे हम बोलते थे वो 10 वोल्ट आ गया। अब IR का प्रोडक्ट लेना है, तो डायरेक्शन ऑफ जो आपकी एज्यूम डायरेक्शन वो भी इस तरफ है, ये और ये दोनों भी सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी I1 भी उसी डायरेक्शन में। तो 1 I1 सेकेंड वाले आर्म में आइए, यहाँ भी डायरेक्शन सेम है, ये एरो मैच कर रहे हैं, तो यानी कि 4 I2। अब थर्ड वाली आर्म में चलिए, ये वाली आर्म में, ये लूप इस डायरेक्शन में ख़त्म हुआ, तो कौन सा लूप ले रही हूँ मैं, ADCA, ये लिख भी देते हैं, ADCA लूप ले रहे हैं। तो हमारा लूप ये है और इसके अंदर अब ये वहाँ पर आ रहे हैं हम, लेकिन हम जाएंगे उस तरफ और करंट आ रही है इस तरफ, तो यहाँ माइनस सिंबल आ गया। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2 ओम तो रेजिस्टेंस था और करंट थी I3 माइनस I(2). ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। आप चाहें तो इसे रीअरेंज करते हैं, तो मैं इसे रीअरेंज यहीं कर लेती हूँ। तो 10 इज इक्वल टू, ये तो I1 रह जाता है, ये I2 है और एक I2 यहाँ पर भी है, तो दिस विल गिव यू प्लस 6 I2 माइनस 2 I(3). तो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। सेम आप सेकेंड लूप की इक्वेशन निकालते हैं। आपकी बार हम लूप ले रहे हैं ABCA, ये ऊपर वाला लूप ABCA। और इसमें क्या क्या पॉजिटिव रहने वाला है, ये तो 10 वोल्ट तो रहेगा ही, 10 ओम्स हमने 10 रखना ही है, एज इट इज़ 10 रख लेते हैं। और यहाँ पर देखें तो ये पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में,
ये भी एरो इससे मैच कर रहा है तो ये भी पॉजिटिव है, और ये एरो इससे मैच कर रहा है, यानी ये वायर घूम के इधर ही तो आएगा लूप कंप्लीट होने के लिए, तो ये भी मैच कर रहा है। तो हम देखें रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट सब पॉजिटिव है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था, और 10 जो था वो भी हमारा प्लस में था। तो मैं लिख रही हूँ I1, दिस इज़ I1, दूसरा है आपका 4 इंटू आई माइनस आई ऑफ 2, तीसरा है आपका 2 इंटू आई माइनस आई ऑफ 2 प्लस आई ऑफ 3। सो ये आपके पास तीनों आ गए जो हमारे पास नेट बाकी करंट आ रहा था। इसको भी मैं रीअरेंज करती हूँ और देखती हूँ इसमें जो नेट इक्वेशन सिंप्लीफाइड बन सकती है वो देख लें। तो ये 10 हो गया, ये भी I1 है और यहाँ पे भी I1 है, तो टोटल I1 आपके पास आ रहा है। अच्छा ये भी I1 है, ये दिस इज़ ऑल्सो I1 माइनस I2। ये ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं पर भी एक I1 मिस हो गया तो हमारी पूरी इक्वेशंस गलत हो सकती हैं। तो हम देख लेते हैं 4 प्लस 2 ये 7 हो जाता है, 7 I ऑफ 1, और ये आ जाएगा 6 I ऑफ 2 एंड देन प्लस 2 I ऑफ 3। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये हमें यूज़ करनी है। अब हमें थर्ड लूप लेना है। थर्ड लूप देखिए हमारे पास ये था, अब यहाँ पे भी हम डायरेक्शन ऑफ करंट मैच करा लेते हैं। ये डायरेक्शन, ये एरो इधर थी तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ तो वैसे रेजिस्टेंस है भी नहीं, हमें बॉदर नहीं करना, यहाँ रेजिस्टेंस है तो ये प्लस है, यहाँ पर भी इधर ही जा रहे हैं हम सेम डायरेक्शन में तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो यानी कि यहाँ पर भी सब कुछ प्लस ही में मिल रहा है, लेकिन आपकी पोटेंशियल चेंज हो गई है, यहाँ पे EMF चेंज हो गया, वो कितना है 5। तो हम लगा देते हैं इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, कौन सा लूप था ये मेरा, D E D एंड D। वापस मैंने यहाँ से देख के लिखा है D E B एंड E, वापस हम उसी लूप में आ रहे हैं। तो अब देखते हैं हम इक्वेशन जो हमारी बनी वो बनी थी 5 इज इक्वल टू 2 ऑफ I माइनस आई ऑफ 2 प्लस आई ऑफ 3। ये क्यों? क्योंकि इस 2 के अंदर करंट इतना है, सेम इसके अंदर I3 एंड I2 है, तो दूसरा इक्वेशन बन गया +2 I3 माइनस आई ऑफ 2, ये इक्वेशन हो गई। इसको भी हम रीसेट कर लेते हैं एक बारी, 5 इज इक्वल टू 2 I ऑफ 1 माइनस 4 I ऑफ 2 प्लस 4 I ऑफ 3। तो ये इक्वेशन रीसेट करके यही मैंने प्लस माइनस कर लिया है, एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब आप देखिए इस इक्वेशन में से कहीं कुछ कैंसिल हो सकता है, तो हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन -2 I3 है, ये प्लस है, ये 6 I3 है, ये प्लस है, तो ये दोनों टर्म तो अगर आप ऐड करेंगे तो ये यहीं कैंसिल हो जाएंगे, तो हम कर लेते हैं इसको ऐड। ये 10 है, ये 10 है, ये हो गया 20 इज इक्वल टू 8 I1, पहले ही हमारा आ गया। तो I1 की इक्वेशन तो बहुत ईजीली हमारे पास आ गई 20/8 विच इज़ योर इक्वल टू 2.5। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है एम्पियर्स में आ गई है ये। इसी तरीके से हम I2 की वैल्यू निकालते हैं। सो लेट अस प्लेस दिस वैल्यू ऑफ I1 इन द इक्वेशन बैक। सो अब इस I1 की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर देती हूँ तो दिस ऑल्सो बिकम 5, क्योंकि ये 2.5 है, 2 से मल्टीप्लाई किया 5 और 5 0 हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन रीअरेंज हो जाती है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से। ये थर्ड इक्वेशन से हमें मिला -4I2 प्लस 4 ऑफ I3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाले टर्म 0 हो गई, इसको यहाँ पे ले जाओगे, मतलब ये 5 हो गई और 5 - 5 इज 0। सेम ऐसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन में भी I1 की वैल्यू प्लेस करते हैं और उसको भी देखते हैं। I1 था 2.5, जब इधर जाएगा तो ये 7.5 बन जाता है, तो आपकी इक्वेशन इधर भी बच गई I2 - 2 ऑफ I ऑफ 3, सॉरी मैं लिखे जा रही हूँ, आप दिख नहीं रहा था, ओके 6 I2 एंड 2 I3 दैट वाज इक्वल टू 7.5। ये इक्वेशन हमारी ऐसे बन गई। अब आगे देख लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सिंप्लीफाइड करना है, लेकिन इक्वल लाने के लिए मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो आपकी न्यू इक्वेशन जो है वो सेट होके आ जाएगी, और उसको आप लिख सकते हैं, मैं यहीं पर मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ 12I2 माइनस 4 ऑफ I3 इज इक्वल टू, आपके मैं यहाँ मल्टीप्लाई ही रख रही हूँ, उसे सॉल्व नहीं कर रही। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर, एक और इक्वेशन, इसको कहते हैं A इक्वेशन, और ये ऊपर वाली जो थी वो थी B इक्वेशन। इसको हमने इसके साथ ऐड करना है, 4 ऑफ I2 माइनस 4 ऑफ I3, ये प्लस है, दैट इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, आपके पास यहाँ पर बच के आएगा I ऑफ 2, ये आ जाता है आपके पास 8 I ऑफ 2, जिसको मैं इधर ले जाऊँ, यानी 7.5 इंटू 2 तो था ही, और ये जो 8 आया था उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट एन आंसर 15/8। तो आपके पास I2 की वैल्यू भी आ गई। सेम वे आप बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हो, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू द आंसर कैसे आएगा। टू कैलकुलेट I ऑफ 3, यही 15/8 की वैल्यू हम वापस यहाँ पुट करें फिर से, तो ये I2 की वैल्यू भी है, I1 की वैल्यू पहले निकल चुकी है, I2 भी पुट करते हैं, I1 भी पुट करते हैं, एंड देन यू विल बी हैविंग I3,
और वो I3 आप यहीं मैं लिख देती हूँ, दैट विल कम आउट टू बी 15/8 अगेन। जैसे देखो हमने जब इसे ख़त्म कर दिया था यहाँ से, तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही थी यहाँ पे 4I2 इज इक्वल टू 4I3। तो जब I3 को इधर लेके जाएंगे और 4 कैंसिल कर देंगे, तो एक्चुअली हमारा इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से हमारा ये आया कि I2 इज इक्वल टू I ऑफ 3। सो अगर ये इक्वल है तो यहाँ पर ये I3 की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। अब क्या करना है, अब तो कुछ इसमें मेन बचा नहीं है, अब हमें सिर्फ आर्म्स में देखना है। उन्होंने पूछा था कि आपको करंट निकालना है ईच आर्म में, तो यहाँ I1 I2 है, I1 माइनस I2 है, तो I1 भी आपके पास है, I2 भी आपके पास है, दोनों सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट द आंसर। I2 आपको मिल गया, I1 आपको मिल गया, I3 आपको मिल गया। यहाँ इस इक्वेशन में भी I1 माइनस I2 प्लस I3 की वैल्यू पुट कीजिए, बट आप देखिए I2 और I3 तो हमारे इक्वल ही आ रहे हैं, और ये प्लस माइनस में तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ I1 बचता है। यहाँ पर I3 माइनस I2 आ रहा है, तो ये वैल्यूज़ भी हमारी सेम आ रही थी, तो यहाँ करंट क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास अलग अलग आर्म की करंट की वैल्यूज़ आपको निकालनी थी, और इस सर्किट में हमारे पास इसका आंसर आ गया। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी के एग्जाम्पल देखते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल फॉर NCR फ्रॉम NCERT। नाउ विल कंसीडर दिस फिगर, और इस फिगर में आपको पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, EMF की वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट, और आपको बॉक्स की फॉर्म में, क्यूबिकल बॉक्स की फॉर्म में एक क्यूबॉइड दिया है, मतलब ये क्यूबिकल दिया है, और इसके अंदर हर एक आर्म का रेसिस्टेंस जो है वो कितना दे रखा है, वो आपको गिवन वैल्यू है उसकी, वो आपको इक्वल दिया हुआ है। तो आपसे कहा गया कि हर आर्म में रेसिस्टेंस इक्वल है, और आपको वैल्यू निकालनी है नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू, सॉरी नहीं, करंट निकालना है आपको ईच आर्म में, हर एक आर्म में कितना कितना करंट आएगा, या आई की वैल्यू क्या होगी, वो आई आपको फाइंड आउट करना है, तो जो हम कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर मैंने रेसिस्टेंस शो नहीं किया किसी भी आर्म में, क्योंकि वो और भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कितना हम आर्म्स में अभी करंट दिखाएंगे तो वही काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेता, मैंने इसलिए रेसिस्टेंस शो नहीं किया। बट यू अंडरस्टैंड दैट द रेसिस्टेंस इज इक्वल इन ऑलमोस्ट ऑल दी आर्म्स, ऑलमोस्ट इन ऑल दी आर्म्स। सो मैं कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे करंट दैट इज़ 6I कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमने करंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ ले लेते हैं हम 2I, क्योंकि जंक्शन जितना गया है वो 3 इक्वल पार्ट्स में, इक्वल में क्यों डिवाइड हुआ, क्योंकि सभी जगह रेसिस्टेंस सेम था, तो ये भी 2I हो गया, ये भी 2I हो गया, इधर भी एरो इधर दिखाते हैं, इधर भी एरो दिखाते हैं। अब जब अगला जंक्शन बना वो यहाँ बना, यहाँ पर भी ऊपर वाली आर्म में भी रेसिस्टेंस सेम है, इधर भी रेसिस्टेंस सेम है, तो यहाँ करंट आई गया, तो इधर भी क्या गया, आई। सेम ऐसे यहाँ जो जंक्शन बनी उसमें करंट इधर आई गया, इधर भी आई गया, करंट आ कितना रहा था, 2I आ रहा था, और वो बट गया, डिवाइड हो गया दोनों आर्म्स में। देन इसी तरीके से अगली आर्म में जाइए, ये वाली आर्म में ये जंक्शन बन रहा था इस वाले के लिए, तो यहाँ करंट जा रहा है वो भी आई है, यहाँ जो करंट जा रहा है वो भी आई है, और अब ये करंट नीचे से आने वाला ऊपर से आने वाला जब कंबाइन हुआ तो इस आर्म में करंट कितना होगा, 2I। सेम ऐसे ये आने वाला करंट और ये आने वाला करंट इसमें कितना दे देगा, 2I। ये करंट और इस वाली आर्म से जो आ रहा था करंट वो मिला के दे देगा 2I। तो हमारी जो अजम्पशन थी करंट को लेकर वो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हमने 6I भेजा था, वो 3 आर्म्स में डिवाइड हुआ, वापस क्लब होके भी वो वापस यहाँ कितना दे रहा है, 6I ही दे रहा है। अब हमें कोई भी एक लूप कंसिडर करना है, तो जो मैं कंसिडर कर रही हूँ, मैं आपको अपना डायरेक्शन बता देती हूँ। यहाँ से जाएंगे, देन हम इधर जाएंगे, और फिर इस साइड निकलेंगे, एंड देन फाइनली अप। पेन ही नहीं चल रहा है, ओके। फाइनली हमें अप जाना है, ये दिस लूप वी आर कंसिडरिंग, ये हमारी डायरेक्शन होगी, मतलब एक्चुअली डायरेक्शन ये है। लेकिन आउटर आर्म से या तो ये वाला रास्ता ले लो या ऊपर वाला रास्ता ले लो, कोई भी ले लो, आपका आंसर ठीक ही आएगा, सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन मैं इस वक्त नीचे वाला आर्म वाला रास्ता ले रही हूँ। सो आप इसको सॉल्व करेंगे अब। सो दैट इज़, तो जब हम एक लूप ले रहे हैं, ये वाला लूप ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये बाकी आउटर जितनी भी आर्म्स हैं उसे हमें कंसीडर नहीं करना होता है, हम सिर्फ वो वाली ट्रैक लेंगे जिस पे हम फॉलो करेंगे, जिसको हम लूप मान रहे हैं। तो राइट नाउ मैं जो लूप ले रही हूँ वो ये चल रहा है, ये वाला लूप चल रहा है, दिस वन, जिसको मैंने दोबारा से रीड्रॉ कर दिया। तो अब इस लूप को कंसिडर करने के लिए हम इसमें लेते हैं कितनी करंट थी, यहाँ 2I, यहाँ I और यहाँ 2I। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, R एंड R। तो टोटल रेसिस्टेंस भी ले लें हर एक आर्म का, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे क्या था, हमें रूल लगाना है समेशन E इज इक्वल टू समेशन ऑफ I R। समेशन E कितना है वो हमें मालूम नहीं है, तो उसको E मतलब दे रखा है 10, तो हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू को बाद में, बट समेशन E डालते हैं अभी।
और आई आर कितना हो रहा था दूसरी साइड में, देखिए 2i इंटू आर, आई इंटू आर एंड 2i इंटू आर, तो टोटल कितना हो गया 5i r वैल्यू आपके पास आ गई। सो हमारे पास नेट वैल्यू आ चुकी है। अब हम देखते हैं अगर हमें इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ बाय टोटल करंट। ओम्स लॉ लगा रहे हैं, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाई आई, तो V यहाँ पे टोटल ईएमएफ हो गया विच इज़ योर कितना, हाउ मच, ये हमने कैलकुलेट किया है 5IR और स्मॉल r ले रहे हैं। अच्छा चलो मैं कैपिटल लिख देती हूँ यहाँ पे, वहाँ लिख दिया है, तो लेट अस कंसीडर r, कुछ भी ले सकते हो, स्मॉल r कैपिटल R, जो भी उन्होंने सिंबल दिया हो वो आप यूज़ करें। तो 5R इन टोटल करंट इन द सर्किट, जो करंट जा रहा है वो कितना है 6 एम्पियर, तो यहाँ हमने 6i हमने लगा दिया, तो I एंड I कैंसिल आउट, यू आर लेफ्ट विद 5/6 ऑफ R। अब ये आपका आ गया R इक्विवेलेंट हमारा आ गया 5/6 ऑफ R। लेकिन E जो था इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ वाला, उसको हम किस में पुट कर सकते थे। नाउ दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट द टोटल करंट, तो टोटल करंट कितनी थी 6i, और करंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल यानी ईएमएफ बाय आर इक्विवेलेंट जो आपने निकाला, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल इक्विवेलेंट, ये ईएमएफ की वैल्यू हमें गिवन है 10 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ गया 5/6 ऑफ आर, 5/6। अच्छा आर भी गिवन है रेजिस्टेंस की वैल्यू कि 1 ओम का रेजिस्टेंस सब पे लगा हुआ है, तो यहाँ आर को अगर हम 1 मान लें तो ये सिर्फ 5/6 ओम बच जाता है, बिकॉज आर इज़ गिवन टू यू 1 ओम। ये आर इक्विवेलेंट है बट ये आर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ईएमएफ भी हमें 10 वोल्ट गिवन था, तो हमने यहाँ पे पुट किया दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द करंट एज 2 एम्पियर। इस इक्वेशन में आपकी जो वैल्यू ऑफ द करंट आ जाएगी वो 2 एम्पियर के इक्वल आ जाती है। ये 6 से आप कैंसिल कीजिए, ये 6 और 6 ऊपर कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे 2 एम्पियर आ जाएगा। दैट मीन्स हर एक आर्म में आई की वैल्यू जो थी वो, ये आई की वैल्यू वो 2 एम्पियर है, तो यहाँ कितनी हो गई 4 एम्पियर, यहाँ कितनी हो गई टोटल आपके पास 12 एम्पियर, तो ये 12 एम्पियर हो गई, यहाँ पे आपके पास 4 एम्पियर हो गई। तो ऐसे ही आप अलग अलग आर्म्स में वैल्यू ऑफ द करंट निकाल सकते हैं। सो इस क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की या इसके किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल देंगे। थैंक यू सो मच।